Hey everyone, welcome on my YouTube channel E-शिक्षा फॉर नेट एंड JRF। मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल E-शिक्षा फॉर नेट एंड JRF में। गाइस, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें। अगर आप नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज का वीडियो जो मैंने लिया है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नेट JRF का एग्ज़ाम देना चाहते हैं बट उन्हें अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। एज़ यू नो कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो कुछ पॉइंट्स को लेकर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न रहती है। तो अगर आप इन चीज़ों से अवेयर हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में मैंने क्या लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन है और कुछ बच्चों को टेक्नोलॉजी से थोड़े वो अलग हैं, दूर हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें इस एग्ज़ाम को देने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट आप बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम से पहले जो UGC की वेबसाइट है उस पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। UGC ने ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप उस पर जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं सेम वैसे ही आप UGC की प्रैक्टिस सेट भी है उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो। आइए बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो 2 पेपर्स आते हैं, 2 पेपर आते हैं आपके नेट JRF एग्ज़ाम में। पहला पेपर जो होता है वो जनरल पेपर होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है। सभी बच्चों को इस पेपर का एग्ज़ाम देना होता है। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 10 यूनिट्स होती हैं, 10 यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स 50 क्वेश्चन, ओके। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिससे आप समझ गए होंगे कि ये टोटल जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है। लेकिन आप इसे अलग से मत समझिएगा, ये आपके सेकंड पेपर में भी इंक्लूड होता है, दोनों को इंक्लूड करके ही रिजल्ट बनता है। सेकंड आपका जो है योर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो जिस सब्जेक्ट से आपने PG किया होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा होगा, ऑप्ट किया होगा आपने नेट के एग्ज़ाम के लिए। मेरा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से मैंने क्वालिफाई किया है वो एजुकेशन है, सो मैं यहाँ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करूँगी। 10 यूनिट्स होती है आपके पेपर 2 में भी, जिससे हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स 100 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये आपके 200 मार्क्स हो गए। 200 और प्लस आपका 100 पेपर 1 का मार्क्स, तो टोटल आपके 300 मार्क्स हो गए। 300 मार्क्स से आपको मार्क्स लाने होते हैं, जो कट ऑफ जो आपके सब्जेक्ट में कट ऑफ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स लाने होते हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें तो इधर देखने को मिलता है कि हर ईयर में लगभग 1 से 2% अप ही जाता है। तो पिछले साल की बात हम करें, पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो उस बेसिस पे हमारे कट ऑफ की प्रेडिक्शन हम इस तरह से कर सकते हैं कि लगभग 180 मार्क्स आपको नेट के लिए लाना होगा और JRF के लिए 210 मार्क्स आउट ऑफ 300 आपको JRF के लिए लाना होगा। ये सिर्फ प्रेडिक्शन है पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को कट ऑफ देखते हुए। इस पर बहुत रिलाई मत कीजिएगा, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की बात करूं तो 3 आवर्स मिलते हैं दोनों पेपर्स के लिए। आपको टाइमर चलता रहता है जिस पे आपको 180 मिनट लिखा रहेगा और ये पीछे की तरफ कम होता चला जाएगा।
और जब ये 0-0 हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम खुद से ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से टाइमर 3 आवर्स ऐसे पता नहीं चलते, बस बट हम एग्ज़ाम टाइम में बैठे तो ये कब निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर 1 में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पे हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है और हमारे कुछ क्वेश्चन मिस भी हो सकते हैं। इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करना है। 180 मिनट्स आपको मिले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट पेपर ही करते रह जाएं, सेकंड पेपर करते करते आपके बहुत से टाइम वेस्ट हो जाए। लैंग्वेज की बात करूं अगर, तो आप अपना डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जब सेटिंग आएगी तो आप डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अपना कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन हिंदी का नहीं समझ में आ रहा है, उसे इंग्लिश में समझना है, तो आप उस क्वेश्चन के लिए उसे जस्ट चेंज कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे हिंदी में चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे लैंग्वेज की भी कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली है। आप आराम से फ्री होकर प्रिपरेशन के साथ अपने एग्ज़ाम में बैठें, और नॉन टेक्निकल होने के बाद भी आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आइए देखते हैं आपके पेपर्स। पेपर 1 में आपके, जैसे मैंने बताया कि 10 यूनिट्स आती हैं। पहली यूनिट को मैं डिस्कस करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और अगर आप अच्छे से इस यूनिट को पढ़ लें तो मे भी कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको क्रैक करने में, एग्ज़ाम को क्रैक करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस यूनिट में एप्लीकेशन बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आप फैक्चुअल क्वेश्चन इससे मूक, स्वयं प्रभा, सीबीटी और सीबीसीएस आदि से आ जाते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, जिसको आप तब कर सकते हैं जब आपने इसके सिलेबस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा हो। तो इसे मिस मत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बाकी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी ये अपनानी है कि आप ऐसा मत करिएगा कि पहले आप टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर रिसर्च में पढ़ लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ लीजिए, ऐसे जंप कर करके सारे में से थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। ऐसे ही पेपर 2 में आप थोड़ा थोड़ा जंप करके थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। आप ये सोचिए कि मैं थोड़ा सा इससे टीचिंग एप्टीट्यूड से पढ़ लूँ, थोड़ा सा रिसर्च से पढ़ लूँ, और ऐसे से थोड़ा थोड़ा करके पहले पढ़ लूँ। नहीं, बिल्कुल मत कीजिएगा ये। मान लीजिए आपने जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है और उससे क्वेश्चन ही पुट अपना हो, तब आप क्या करेंगे? तो आपका वो थोड़े थोड़ी भी जो आपने मेहनत करी होगी वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए पहले एक एक यूनिट पे फोकस करें। एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही आप दूसरी यूनिट पे जाएं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब आप एक यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे तो ये कंफर्म है कि आपको उसमें से जो मार्क्स मिले होंगे 100% मिलेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है। अब आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे। रिसर्च एप्टीट्यूड आपको कैसे करना है? रिसर्च से बहुत से बच्चे बहुत ही घबराते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट सा है और अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए, अगर आप एजुकेशन से हैं तो आपको रिसर्च यहाँ पे भी पढ़ना है, और आप एजुकेशन से नहीं भी हैं तो अगर आप नेट जेआरएफ कर रहे हैं, इसका मतलब आपको आगे हायर एजुकेशन में जाना है और आपको पीएचडी करनी है, पीएचडी का एंट्रेंस देना है, तो पीएचडी के एंट्रेंस में भी ये रिसर्च काम आएगा। आप जब पीएचडी की प्री पीएचडी कोर्सेज करेंगे, उसमें जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये काम आएगा। आप पीएचडी करेंगे तो भी आपके ये काम आएगा। तो आप इस रिसर्च से भागे नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। अगर आप पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ तो आपको अच्छा लगेगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बहुत ही काम आने वाला है आपकी पीएचडी, प्री पीएचडी, एंट्रेंस टेस्ट, सब चीज़ में। तो आप इस पे फोकस करें। रिसर्च से बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो टाइप से आता है, और टाइप से भी जो आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है। आप देखेंगे मेथड से आ सकता है, और टाइप से बेसिकली बहुत क्वेश्चन आते हैं, और सभी के सभी एक सिचुएशन आपको दी रहेगी और उसमें पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में कौन सा रिसर्च किया जाएगा। तो जब आप रिसर्च के टाइप्स को रटे रहेंगे तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने उसके टाइप्स को पढ़ा और अंडरस्टैंड कर लिया कि ये टाइप होता क्या है, तो आप जब क्वेश्चन आएगा, एक सिचुएशन गिवन रहेगी और
उसके अकॉर्डिंग उसे देख के आपको करना होगा, तो आप समझ जाएंगे कि इस सिचुएशन में ये टाइप का रिसर्च यूज होगा। तो इस पे फोकस करिएगा। स्टेप्स वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं टाइप से आते हैं। ठीक है, आइए आते हैं थर्ड पे, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, अगर ज़्यादा टाइम मिले बच्चों को तो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन कभी गलत ही ना हो, क्योंकि एक पैसेज दिया होता है, उसे पढ़ के, उस कहानी को पढ़ के आपको आंसर करना होता है, तो ये छोटे बच्चों से भी गलत ना हो। अगर टाइम हो तो हमारे पास क्या है, टाइम की बाउंडेशन होती है कि इतने टाइम लिमिट में हमको इतना सब कुछ करना रहता है, तो हम आराम से बैठ के इसे नहीं कर सकते। तो इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इसकी एक ही स्ट्रेटजी है, आप हर दिन एक कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करिए। अब भले ही आपको पहले दिन 1 आवर लग जाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसे करते जाइए। आप देखेंगे एग्जाम टाइम आने तक आप बहुत जल्दी अपना कॉम्प्रिहेंशन खत्म कर लेंगे। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो आप ऑल्टरनेट डेज करें, एक दिन छोड़ के करें, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करें। और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करने से आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होते। और ये 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो 10 मार्क्स आप प्लीज वेस्ट ना करें। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इजी, संचार जिसे कहते हैं, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। और इसके क्वेश्चन भी बेसिकली आप टाइप से आते हैं, टाइप से, बैरियर से, और मास मीडिया एंड सोसाइटी वगैरह से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके टाइप्स और बैरियर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही छोटा सा आपका सिलेबस इसका बहुत छोटा सा है, उसे आप बस पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, और जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसे इग्नोर ना करें। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस टॉपिक में, जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर लोगे। आता है अब आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग जैसे नाम से क्लियर है, मैथमेटिकल। कुछ बच्चों को इसमें ये दिक्कत होगी, अगर वो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, यहाँ जो मैथ्स है वो उस मैथ्स से बिल्कुल ही अलग है। इसके क्वेश्चन आप बहुत इजी कर लेंगे, मैं इसे बता दूंगी। कुछ ट्रिक्स होते हैं, अगर उस ट्रिक्स को आप समझ जाएंगे तो इसके भी क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, और ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, और परसेंटेज वगैरह से, एवरेज वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं आपको बता दूंगी, हर एक टॉपिक इसका क्लियर करा दूंगी। कुछ बस ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स को आप कर लीजिए, समझ जाइए एक बार। एक क्वेश्चन से एक ट्रिक से एक क्वेश्चन को समझ जाइए, और उसी बेसिस पे आप इजली इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने यहाँ बताया, आपका कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करने को बताया ना, वैसे ही आपको इसकी भी डेली प्रैक्टिस करनी है। जो जो टॉपिक आप इसमें पढ़ते जाइए उसकी प्रैक्टिस आप रोज करते जाइए, उसे इग्नोर मत कीजिए। प्रैक्टिस से ना क्या होगा, आपके टाइम की जो आपका टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, आप धीरे धीरे कम टाइम में इसे करने लगोगे, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग पे, आ जाइए। लॉजिकल रीजनिंग, ये भी आपका, इसे अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट है, आपका पेपर 2 एजुकेशन है, तो इसके जैसे इंडियन लॉजिक और प्रमाण्स वगैरह तो आपको उसमें भी पढ़ने हैं, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। अदरवाइज ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, ये भी प्रैक्टिस बेस्ड है, इसको थोड़ा समझना है, थोड़ा पजल्ड रहता है ये, मैं ये कह सकती हूँ, थोड़ा पजल्ड रहता है। इस पर पहले कुछ दिनों आपको बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद जब आप उस सीक्वेंस को समझ जाएंगे तो आपसे मिस्टेक्स में भी नहीं होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए जब मैं ये मैथमेटिकल रीजनिंग करवाऊंगी, इसमें परसेंटेज और आपका एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन सब कुछ करवा दूंगी, तो ये ही चीज़ आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन में काम आएगी। आपको कैलकुलेशन फास्ट करना सीखना पड़ेगा, ये है कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट करना सीखना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रोज आपको, यहाँ मैंने 3 चीजें बताई, इसकी आप रोज प्रैक्टिस करो, ये आपको फुल मार्क्स दिलवाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, आप इसकी बस प्रैक्टिस करो, इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत कभी कभी क्वेश्चन बहुत ईजी भी आ जाते हैं, बस क्या है आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो
तो ये आपके 15 क्वेश्चन आप इजली, दैट मीन 30 मार्क्स आपको इजली मिल जाएंगे। ठीक है, आते हैं आईसीटी पे। आईसीटी है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपके एक तो आप जान लो कि एक शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा किसी चीज का, फुल फॉर्म एब्रिविएशन जिसको कहते हैं, वो फुल फॉर्म उसका पूछेगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर से रिलेटेड है फुल फॉर्म उसकी आप देख लो। और सेकंड एक क्वेश्चन आता है कि कोई डेट, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डेट, इम्पोर्टेंट डेट रहती है वो पूछी जाती है, तो आप उसको कर लो। और एक पूछा जाता है बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, ऐसे ऐसे दिया रहता है। ठीक है, तो ये मैं करवा दूंगी अगर आप कहोगे तो। ये बहुत ही इजी है, आप एक बार समझ लोगे। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो अगर आप इसको सीख लोगे, इस क्वेश्चन आता है तो मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, पीपल एंड डेवलपमेंट। पीपल एंड डेवलपमेंट आप पूरा समझ लो, फैक्चुअल है, पूरे तरीके से फैक्चुअल है। जो आप सिलेबस में लिखा है बस आपको उन सब चीज़ों को पढ़ के लर्न कर लेना है, क्वेश्चन वहीं से पुटअप होते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ का पुराना जो करंट अफेयर रहेगा, उसमें जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से लेके कोई डेवलपमेंट हुए हैं या कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में आपका क्या है? हायर एजुकेशन सिस्टम में आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। हायर एजुकेशन में कोई चेंजेस हुए हैं या कुछ इंक्लूड हुआ है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। बेसिकली आपका टीचिंग, रिसर्च, ये सब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन आपका 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो इस पर फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई टॉपिक आप समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, मैं उससे पहले ही वीडियो बना दूँगी। अब आइए पेपर 2 पे आ जाते हैं। पेपर 2 अगर आपका एजुकेशन है तो मैं यहाँ एजुकेशन की बात कर रही हूँ, एजुकेशन सब्जेक्ट, पेपर 4 09। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एजुकेशनल स्टडीज़। एजुकेशनल स्टडीज़ इसमें आपका फिलॉसफी, सोशियोलॉजी आता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप ये भी जानते हैं कि इससे जो आपने पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं और अगर आपने इसको पढ़ लिया अच्छे से तो 10 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले हैं। ये तो गारंटी है कि इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे सिंपल से आते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है पूरे यूनिट को। तो अब ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, तो इसमें जो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है उससे क्वेश्चन तो थोड़े कम आते हैं। ये जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो आपका ये पार्ट यूनिट 2 का पार्ट ए रहेगा जिसमें कमेटी कमीशंस रहेंगे, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी थी उस पर क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा डीप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ये आपका साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इससे क्वेश्चन भी फैक्चुअल, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं। अपने अगर किसी भी इसमें जैसे पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के कुछ थ्योरीज हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। मैं बता दूं, जैसे कार्ल रोजर्स की, अल्पोर्ट की, इन लोगों की थ्योरीज हैं उससे क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। और इंटेलिजेंस हुआ, इंटेलिजेंस की जो कुछ थ्योरीज हैं जैसे गार्डनर की, स्टर्नबर्ग की, इससे क्वेश्चन आते हैं। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग की कुछ थ्योरीज हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली इसमें थ्योरीज से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस पे थोड़ा थ्योरीज पे ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में आपका मॉडल्स से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो आपके कॉन्सेप्ट हैं एसएस से, आरएमएस से, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीटी, यूजीसी, इन सब के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए आपको, थोड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। करिकुलम स्टडीज़, इससे क्वेश्चन बेसिकली फैक्चुअल आते हैं।
आप यूनिट को पढ़ लेंगे, आपके क्वेश्चन इससे अच्छे से हो जाएंगे। रिसर्च इन एजुकेशन, रिसर्च आपने पेपर 1 में भी पढ़ा है, और यहाँ पे रिसर्च जो है वो थोड़ा डीप में पढ़ना है। रिसर्च से भागिए मत, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इसका लैंग्वेज, लेकिन इसके भी क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने बताया ये फ्यूचर में आपके काम आने वाला है, तो इससे भागिए मत, अच्छे से पढ़िए, और थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसमें, लेकिन इसके भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इससे हाँ एक बात बता दूं, इससे रिसर्च से अब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, तो अगर आप न्यूमेरिकल से डरते हैं तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नहीं आते हैं। पैडागोजी एंड्रोगोजी के लिए बस आपको अपनी यूनिट को खत्म करना है, क्वेश्चन आप कर लोगे। टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, ये वैसे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट जैसा इसमें कुछ है नहीं। कुछ जो इसमें इम्पोर्टेंट मॉडल्स वगैरह हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ से पुट किए जाते हैं, और टीचिंग कॉन्सेप्ट वगैरह से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, यहाँ आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट से पूरी तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आप अपना यूनिट कवर कीजिए और आपके क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल के टाइम में जो बच्चे इम्पेयर्ड हैं, किसी वजह से इम्पेयर्ड हो गए हैं, बचपन से हैं या किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से हो गए हैं, तो उनमें हीन भावना ना आए, इसके लिए एजुकेशन की फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो यूनिट है उन्हीं के लिए है। कुछ जो इसमें टर्म्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, मेडिकल टर्म्स मिलेंगे, थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स लगते हैं, लेकिन एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, और काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको पेपर 1, पेपर 2 और बाकी चीज़ें बता दी हैं जो आपको एग्ज़ाम किस तरह से करना है। अगर कुछ और भी डाउट हो आपके मन में तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।